हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल तनु क्लासेस आर्ट को में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। बहुत ही इंपोर्टेंट चैप्टर है दोस्तों। क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का जो दूसरा बुक है यानी कि जिसका नाम है स्वतंत्र भारत में राजनीति, उसी का आज पहला चैप्टर है। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, शुरू का 5-6 चैप्टर कंप्लीट करेंगे। जैसे कि आप लोगों को मालूम है, हम लोगों ने पहला बुक में पढ़ा था जिसका नाम था समकालीन विश्व राजनीति। उसमें टोटल 6 चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, और बाकी का जो 3 चैप्टर है दोस्तों वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए जो आपका पहला बुक होता है यानी कि सिलेबस जो पूछा जाता है वो शुरू का 5-6 चैप्टर से ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो बाकी का जो 3 चैप्टर आपका बच गया है उसको हम लोग बाद में कंप्लीट करेंगे। पहले हम लोग दूसरा बुक जो है यानी कि दूसरा बुक जिसका नाम है स्वतंत्र भारत में राजनीति, इसी का हम लोग 5-6 चैप्टर कंप्लीट करने के बाद फिर वो लास्ट का जो 3-3 चैप्टर करके बचेगा उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ये दोस्तों चैप्टर जो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग सिलेबस का बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, पूरा सिलेबस आपका यहाँ पर खत्म किया जाएगा। आज की वीडियो में दोस्तों हम लोग राष्ट्र निर्माण की जो चुनौतियां यानी कि जो पहला चैप्टर है उसी का पूरा थ्योरी को पढ़ाएंगे। थ्योरी पढ़ने से क्या होगा दोस्तों, जितने भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि एमसीक्यू क्वेश्चन और शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन, लघु दीर्घ क्वेश्चन पूछेगा, आप आराम से आंसर दे सकते हैं। और दोस्तों ये चैप्टर में कहना क्या चाहता है ये आप समझ सकते हैं। देखिए, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, सबसे पहले आपको समझ में आएगा कि राष्ट्र निर्माण का मतलब क्या हुआ, यानी कि आजादी के बाद राष्ट्र किस तरीके से निर्माण होता है, एक देश कैसे चलता है, कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, पाकिस्तान जो अलग हो जाता है तो किस तरीके से हम लोगों को दिक्कतें होती है, परेशानी होती है। उन्हीं चीजों को दोस्तों आज की शुरू में पढ़ने वाले हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत मजा आएगा। आजादी के बाद क्या क्या हुआ था भारत में, उसी चीज को आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। आप लोग शुरू से लेकर के अंत तक जुड़े रहेंगे और जो भी पॉइंट में नोट करने के लिए बोलूंगा वो नोट करेंगे। जब तक आप नोट नहीं करेंगे तो ये वीडियो देखने का आपको कोई भी बेनिफिट नहीं होगा। ठीक है, या फिर स्क्रीनशॉट आप लेते हुए चलेंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति शास्त्र का यह पहला चैप्टर है। हम लोग शुरुआत करते हैं बेसिक से। सबसे पहले परिचय देखते हैं कि इस अध्याय में, इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। देखिए, इस अध्याय में हम लोग हिंदुस्तान के आजाद होने के बाद, हिंदुस्तान की आजादी कब हुई थी, 15 अगस्त 1947 को, यानी कि आधी रात को हुई थी। ठीक है, तो इस अध्याय में हम लोग हिंदुस्तान के आजाद होने के बाद कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। आजाद होते ही 2 देशों का निर्माण होता है, एक पाकिस्तान, उस समय पाकिस्तान और बांग्लादेश जो है वो एक ही था, इसलिए वहां पर एक ही देश गिना जाएगा। अभी आप बोलेंगे सर नहीं 3 देशों का, नहीं ऐसा। ठीक है, आपका जो है 2 देश ही गिना जाएगा, क्योंकि बांग्लादेश को जो आजादी मिली थी वो 1971 में मिली थी। ठीक है, तो उस समय जो है पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान वो एक ही देश था, सिर्फ नाम अलग अलग था, पूर्वी और पश्चिमी। ठीक है, तो इस अध्याय में हम लोग दोस्तों हिंदुस्तान के आजाद होने के बाद कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। आजाद होते ही 2 देशों का निर्माण होता है, यह सबसे बड़ी परेशानी, क्योंकि अलग अलग जाति धर्म परंपरा के मानने वाले लोग थे, जिसको एक करना बहुत बड़ा चुनौती था। सबसे बड़ी चुनौती राष्ट्रीय एकता और अखंडता थी। सबसे पहले हम लोग राष्ट्रीय एकता क्या होता है और अखंडता क्या होता है इसको समझ लेते हैं, ताकि आपको चीजें और अच्छे से समझ में आइए। देखिए, राष्ट्रीय एकता का मतलब होता है एक देश में अलग अलग विचारों और विभिन्न आस्थाओं के होते हुए भी आपस में प्रेम, एकता और भाईचारे का बना रहना। इसको कहते हैं राष्ट्रीय एकता, यानी कि आपका जाति अलग है, आपका धर्म अलग है, आपका सारा चीज परंपरा आस्था सब कुछ अलग है, आपका विचार भी अलग है, लेकिन फिर भी हम लोग प्यार से, एकता भाईचारे से रह रहे हैं। इसी को बोलते हैं राष्ट्रीय एकता। दूसरा चीज है दोस्तों अखंडता। अखंडता का मतलब वह जो कभी खंडित ना हो, यानी कि जिसको कभी तोड़ा ना जा सके, जिसको कभी बांटा ना जा सके, जो अखंड कहा जाता है उसको क्या कहा जाता है, अखंड कहा जाता है। या जो एक बार मिल जाए तो उसको फिर कोई तोड़ ना सके, तो ये हो गया अखंडता, राष्ट्रीय एकता। ये दोनों का मतलब अगर आप समझ गए तो आपको इस चैप्टर का सबसे मेन चीज आपको समझ में आ गया। ठीक है, आप लोग को जो पॉइंट में प्लीज मैं जो पॉइंट आपको नोट करने को बोलूंगा नोट करते हुए चलेंगे, तभी आपको ये चैप्टर में मजा आएगा, अन्यथा ये चैप्टर पढ़ना आपके लिए व्यर्थ हो जाएगा। चलिए, तो आपको मेन चीज समझ में आ गया कि किस तरीके से अलग होने के बाद धर्म परंपरा के मानने वाले लोग थे और जिसको एक करना बहुत बड़ा चुनौती था। और सबसे बड़ा चुनौती जो है वो राष्ट्रीय एकता, जिसको हम लोग बोलते हैं नेशनल यूनिटी, और अखंडता, जिसको बोलते हैं इंटीग्रिटी। और दोनों का मतलब मैंने आपको बताया, यही सबसे बड़ी चुनौती थी, जो कि आज की शुरू में हम लोग पढ़ने वाले। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, थोड़ा सा और देख लीजिए। आजादी मिली लेकिन देश का बंटवारा भी हुआ, हिंसा हुई, लोग विस्थापित हुए। विस्थापित का मतलब एक जगह से दूसरे जगह गए, यानी कि कोई अगर इंडिया में था तो वो पाकिस्तान चला गया, कोई पाकिस्तान में था वो इंडिया में आ गया। ठीक है, तो लोग विस्थापित हुए। भारत की धर्मनिरपेक्ष जो धारणा थी उस पर जो है आंच आया। ये आंच लिखा हुआ, आज नहीं, इस तरीके से आंच लिखा हुआ, सॉरी टाइपिंग मिस्टेक का, थोड़ा आंच आया। देसी रियासतों को भारत संघ में शामिल करना, यानी कि जितने भी देसी रियासत थे, जैसे कि हैदराबाद अलग था, मणिपुर अलग था, उन लोगों को एक करना, यानी कि भारत में मिलाना, यह एक बहुत बड़ा मसला था जिसको तुरंत हल करना था। तुरंत देश के अलग अलग इलाकों में अलग अलग जाति भाषाएं बोलने वाले लोग थे, जिसको एक करना था। तो कुछ इस प्रकार की दोस्तों चुनौतियां थी। जैसे कि आप लोग को मालूम है, जब भारत आजाद हुआ था तो सभी राज्य जो है, बहुत सारे राज्य, सभी नहीं बहुत राज्य मांग कर रहे थे कि नहीं, वहां पे एक अपना अलग देश बनाएंगे। हैदराबाद उधर अपना बोल रहा है, मणिपुर उधर अपना बोल रहा है, राजवाड़ जो था वो अपना बोल रहा है, जम्मू कश्मीर
जो है वो अपना बोल रहा है कि हम अपना एक अलग देश बनाएंगे। तो सभी को एक करना था, बस उन्हीं चुनौती आई थी, जो मुश्किलें आई थी, जो कठिनाई आई थी, उन्हीं चीजों को इस वीडियो में पढ़ते हैं, यानी कि राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, जो कि पॉलिटिकल साइंस का पहला चैप्टर है, बहुत ही मजेदार है। राष्ट्रीय एकता का मतलब समझ में आ गया, अखंडता का मतलब समझ में आ गया, जिसको कभी तोड़ा ना जा सके। एकता का मतलब कितना भी विचार आपका अलग हो, कितना भी धर्म जाति सब अलग हो, लेकिन फिर भी भाईचारा, प्रेम और मतलब एकता बनी रहे, उसी को बोलते हैं राष्ट्रीय एकता। इसी को करना था, यही सबसे बड़ा चुनौती था। अब यहां से आपका चैप्टर की शुरुआत होती है। सबसे पहले भारत की आजादी, यानी कि स्वतंत्र भारत। सन 1947 के 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को हिंदुस्तान जो है आजाद हुआ। तो कभी अगर डिटेल्स में पूछ दिया जाए तो क्या बोलना है, 1947 को तो हुआ था, लेकिन हम लोग जानते हैं 15 अगस्त, लेकिन 14-15 अगस्त की जो मध्य रात्रि यानी कि आधी रात को जो है हिंदुस्तान भारत जो है आजाद हुआ था। ठीक है, पहले प्रधानमंत्री जो है जवाहरलाल नेहरू बने, बहुत ही आसान बात है। इस रात उन्होंने सभा के एक विशेष सत्र को संबोधित किया था। उनका यह भाषण जो है, जिसका नाम क्या पड़ा, भागवधु से चिर प्रतीक्षित भेंट। क्या पढ़ा दोस्तों, भागवधु से चिर प्रतीक्षित भेंट, या फिर जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रिस्ट विद डेस्टिनी के नाम से जाना गया। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत के जो प्रधानमंत्री थे, पहले प्रधानमंत्री, उन्होंने जो भाषण दिया था, वो भाषण को क्या कहा, ठीक है, उसको क्या कहा गया, क्या नाम से जाना गया। तो आपको लिखना है भागवधु से चिर प्रतीक्षित भेंट या फिर ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। ये चीज आप लोग स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले लीजिए। जो मैं बोलता हूं करते हुए जाइए, आपका चैप्टर बहुत मजेदार होगा। अब समझिए, आजादी की लड़ाई के समय दो बातों पर सबकी मंजूरी थी। आजादी की लड़ाई के समय सबकी नजर जो है वो दो बातों पर मंजूरी थी। सबसे पहला, देश का शासन लोकतांत्रिक सरकार के जरिए चला जाए, लोकतांत्रिक होना चाहिए। दूसरा चीज था कि सरकार सबके भले के लिए काम करेगी, चाहे वो गरीब हो, कमजोर हो, किसान हो, खासकर इन लोगों का जो है ध्यान ज्यादा रखा जाएगा। गरीबों का, कमजोरों का और किसानों का, कृषकों का जो ध्यान है वो ज्यादा रखा जाएगा। तो सरकार जो है इन्हीं कामों पर, इन्हीं चीजों पर काम करेगी। इसी बातों पर सभी लोगों की मंजूरी थी। अब यहां पर समझते हैं 1947 में जिन हालत में भारत आजाद हुआ था, शायद ही उस वक्त, यानी कि जब आजाद हुआ था 1947 में, उस वक्त कोई ऐसा देश होगा जो कि वैसी स्थिति में आजाद हुआ हो। आजादी तो मिली, लेकिन देश का बंटवारे के साथ, समझ गए। तो यहां पर कहा जा रहा है कि भारत को जो आजादी मिली थी, तो जैसे हम लोग सोचते हैं कि आजादी मिल गया और फिर हम लोग करते गए, ऐसा कुछ नहीं था। आजादी मिले, लेकिन देश का बंटवारा हुआ। लोग अलग अलग विचार के रहने वाले थे। कोई चाहता था कि हम पाकिस्तान जाएंगे, कोई चाहता था हम नहीं जाएंगे, कोई अलग अलग विचार वाले लोग थे, जिसके कारण बहुत ही ज्यादा भारत को एक करने में बहुत ही ज्यादा चुनौती का सामना करना पड़ा। अब समझिए, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि पूछा जाता है, जो कि आप लोग यहाँ पर अभी रट लेना है, फिर स्क्रीनशॉट ले लेना है, समझ गए। देखिए नोट, महात्मा गांधी ने कहा था, कब कहा था, 14 अगस्त 1947 को कोलकाता में कहा था, कल हम अंग्रेजी राज की गुलामी से आजाद हो जाएंगे। 14 अगस्त को कह रहा था, कल हम अंग्रेजी राज की गुलामी से आजाद हो जाएंगे, लेकिन आधी रात को भारत का बंटवारा भी होगा, इसलिए कल का दिन हमारे लिए खुशी का भी दिन होगा और गम का भी दिन होगा। क्वेश्चन दोस्तों ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि कल हम अंग्रेजी राज की गुलामी से आजाद हो जाएंगे, लेकिन आधी रात को भारत का बंटवारा भी होगा, इसलिए कल का दिन हमारे लिए खुशी का दिन होगा और गम का भी। ये किसने कहा था? तो दोस्तों ये जो है महात्मा गांधी ने कहा था। क्वेश्चन पूछा गया है एमसीक्यू में, कब कहा था? 14 अगस्त 1947 को कोलकाता में कहा गया था। खास करके सीबीएसई वाले बच्चे को इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। बाकी बिहार बोर्ड, स्टेट बोर्ड जितने भी है, उसको फिर इस तरह का टफ नहीं पूछता, लेकिन फिर भी आपको याद रखना चाहिए। अब देखिए, आजादी के बाद नए राष्ट्र की चुनौतियां, यानी कि नए राष्ट्र के निर्माण में, राष्ट्र को बनाने में जो चुनौतियां थी, उसी चीज को हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है चुनौतियां। देखिए, भारत के सामने खास तौर पर टोटल 3 चुनौतियां थी। खास तौर पर, मुख्यतः वैसे तो चुनौतियां बहुत सारी थी, लेकिन मुख्यतः जो है टोटल 3 चुनौतियां थी। सबसे पहला, एकता एवं अखंडता का। एकता और अखंडता का मतलब मैंने समझ गया, जो कभी ना टूटे और जिसको एक करना हो। देखिए, भारत आकार और विविधता के तौर पर किसी महादेश से कम तो नहीं है। अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग थे, उनकी संस्कृति अलग थी और उनके धर्म अलग अलग थे। इतनी विविधताओं से भरा कोई देश ज्यादा दिनों तक एकजुट नहीं रखता था, यही आशंका बनी हुई थी, समझ गए। तो अलग अलग जाति के रहने वाले लोग थे, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग थे। इतनी विविधताओं की वजह से ऐसे मतलब मन में, दिमाग में आशंका आती थी कि शायद ये ज्यादा दिन तक नहीं रहेगा, ये फिर से टूट जाएगा। जैसे कि हम लोगों को भी मन में आता है कि ये फिर से हो जाएगा, लेकिन फिर भी अभी एकता है, समझ गए। सॉरी। उसके बाद दूसरा पॉइंट आपका कि लोकतंत्र को कायम करना। पहला पॉइंट का मतलब आपको समझ में आ गया। एकता और अखंडता का मतलब यही हो गया कि अलग अलग संस्कृति वाले लोग थे, अलग अलग भाषा बोलने वाले, अलग अलग जाति वाले थे। तो इसको एक प्रकार का आशंका बनी हुई थी, दिमाग में डर सा बना हुआ था कि शायद ये ज्यादा दिन तक एकजुट नहीं रह पाएगा, ज्यादा दिन तक एक साथ नहीं रह पाएगा। दूसरा पॉइंट है आपका चुनौती में, दूसरा चुनौती है लोकतंत्र को कायम करना। संविधान में मौलिक अधिकारों की गारंटी दी गई है। मौलिक अधिकार जिसमें क्या होता है, गरीबों को, किसानों को, कृषकों को अधिक जो है अधिकार दिया जाता है, जो कि हम लोग चैप्टर 3 में पढ़ेंगे मौलिक अधिकार के बारे में। तो लोकतंत्र को कायम करना, संविधान में मौलिक अधिकारों की गारंटी दी गई और सभी को मतदान का भी अधिकार था।
भारत ने सांसदीय शासन पर आधारित प्रतिनिधित्व मूल लोकतंत्र को अपनाया। इससे यह सुनिश्चित हो गई कि लोकतांत्रिक ढांचे के अंदर राजनीतिक मुकाबले होंगे। मतलब लोकतंत्र को कायम करने का मतलब यह हुआ कि इससे एक चीज तो क्लियर हो गया, अगर लोकतंत्र स्थापित हुई तो राजनीतिक मुकाबला तो होगा, क्योंकि लोकतंत्र है, सभी को पावर बराबर बराबर का मिलेगा, सभी को सब कुछ करने का राज होगा, जिसके कारण चुनौतियां जो है वो ज्यादा होगी। और आपको मालूम होना चाहिए, जब ये मतदान का अधिकार शुरू हुआ था तो उस समय जो है हमारे देश में, जो भारत में प्रशिक्षण यानी कि एक प्रकार का बोलते हैं शिक्षित लोगों की जो कमी है वो बहुत ज्यादा थी, स्पेशली महिलाओं में, जिसके कारण दोस्तों ये भी असफल हो गया था। उसको भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो ये आपका पहला चुनौती एकता और अखंडता, दूसरा चुनौती लोकतंत्र को कायम करना। कभी कभी आपको शॉर्ट क्वेश्चन में सिर्फ एकता और अखंडता का मतलब पूछ लेगा, या फिर लॉन्ग क्वेश्चन में आपको पूछ लेगा आजादी के बाद नए राष्ट्र की चुनौतियां क्या क्या है, तो आपको तीनों पॉइंट को लिखना पड़ेगा, साथ साथ डेफिनेशन लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब समझिए, सबका विकास ना हो कि सबका विकास हो ना कि एक तबका, जिसको हम लोग बोलते हैं समूह या फिर वर्ग, यानी कि सबका विकास हो ना कि एक तबका का, ना कि एक समूह का, ना कि एक वर्ग का। संविधान में यह बात स्पष्ट कर दी गई थी कि सबके साथ समानता का बर्ताव किया जाए तथा धार्मिक सांस्कृतिक अल्पसंख्यक समुदाय को विशेष सुरक्षा दी जाए। यहाँ जो बड़ी चुनौती थी वो थी कि गरीबों के खात्मे के लिए कारगर नीतियों को तैयार करना। मतलब गरीबों का खात्मा मतलब खात्मा नहीं, मतलब उन लोगों के भलाई के लिए ये कारगर तैयार करना, एक नीति कारगर तैयार करना, ये सबसे बड़ी चुनौती थी। ठीक है, तो सबका विकास हो ना कि एक समूह का, एक तबका का, बस उसी चीज को जो है संविधान में स्पष्ट कर दिया गया। ठीक, अब यहाँ पर दोस्तों टोटल 3 चुनौती जो मुख्य तौर पर थी। आगे हम लोग देखते हैं फैज अहमद। कभी कभी आपको क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, क्योंकि फैज अहमद जो है एक शायरी लिखे थे, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, कभी आपको पूछता नहीं है, बट फिर भी मैंने लिख दिया आप लोगों के लिए कि शायरी क्या था, एनसीईआरटी में आपका दिया हुआ है। देखिए, सुबह आजादी फैज अहमद, जो कि फैज उसका नाम था, वो लिखते हैं कि ये दाग दाग उजाला ये सब गजीदा शहर, ये दाग दाग उजाला ये सब गजीदा शहर, वो इंतजार था जिसका, ये वो शहर तो नहीं, ये वो शहर तो नहीं कि जिसकी आरजू लेकर चले थे यार की, मिल जाएगी कहीं ना कहीं, फलक के दस्त में तारों की आखिरी मंजिल, कहीं तो होगा शब ए सूरत मौज का साहिल, कहीं तो जाके रुकेगा सफीन ये गम ए दिल। जिसको भी इसका मतलब वगैरह आता है अच्छे से आप लोग समझ लीजिएगा। शायरी है जो कि फैज अहमद के द्वारा लिखा गया है, आप लोग हो सके तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर फैज अहमद के बारे में कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। फैज अहमद जिसका जन्म जो है 1911 ईस्वी को हुआ था, आपको वो डेट याद नहीं रखना, सिर्फ आपको 1911 1984 याद रखना। कौन जनवरी महीना, कौन सा महीना था, इसके लिए आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना। ठीक है, देखिए फैज अहमद जो है उसकी जन्म जो है 1911 को होती है, उसकी मृत्यु 1984 को होती है। उसका जन्म स्थान था सियालकोट। कहां पर था? सियालकोट। वो जो है वामपंथी थे, मतलब लेफ्टिस्ट थे। वामपंथी क्या होता है, दक्षिणपंथी क्या होता है, इसको भी हम लोग चैप्टर 3 में समझेंगे, यहाँ पर ज्यादा डिटेल्स नहीं दिया हुआ इसके बारे में। ठीक है, तो वामपंथी होने के कारण उनका पाकिस्तानी शासन जो है वो तंत्र से हमेशा टकराव रहता था। ठीक है, वामपंथी होने के कारण उसका जो पाकिस्तानी शासन है उससे हमेशा टकराव रहता था। फैज अहमद का उसका हमेशा टकराव बना हुआ रहता था। तीसरा चीज है कि कारावास में बहुत समय गुजारा, ये जो है जेल में कारावास में बहुत ज्यादा समय गुजारा है। उनके प्रमुख कविता, एक का नाम है नक्शे फरियादी, एक का नाम है दस्ते सबा, एक का नाम है जिंद। तो इसके जो है टोटल प्रमुख ये 3 है, एक है नक्शे फरियादी, दस्ते सबा, एक है जिंद। ठीक है, किसके? फैज अहमद के। उसके बाद 20वीं सदी में 60 एशियाई कवियों में इनका बहुत बड़ा नाम था। तो 20वीं सदी में टोटल 7 एशिया लेवल में जो 60 कवि थी उसमें जो कवि थे उसके में जो इसका नाम सबसे बड़ा था। तो कुछ इंपॉर्टेंट है फैज अहमद के बारे में, आप लोग हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, वामपंथी का अगर बेसिकली मतलब समझ जाए तो गरीबों की मदद करना, गरीबों के बारे में सोचना सिंपली होता है, लेकिन हम लोग चैप्टर 3 में डिटेल्स में पढ़ेंगे वामपंथी के बारे में। अब देखिए अमृता प्रीतम, जिसकी जन्म जो है 1919 ईस्वी को हुई थी और इसका जो मृत्यु है 2005 में हुई थी। ठीक है, ये भी एक शायरी लिखा था जिसको पहले आप देख लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग जो है उसके बारे में बायोडाटा पढ़ते। देखिए, आज वारिसा से कहती है अपनी कब्र में से बोलो। ये कौन कह रही है? ये अमृता प्रीतम कह रही है कि आज वारिसा से कहती है अपनी कब्र में से बोलो और इश्क की किताब का कोई नया वर्क खोलो। पंजाब की एक बेटी हुई, तूने उसकी लंबी दास्तान लिखी। आज लाखों बेटियां रो रही है, वारिसा तुमसे कह रही है, ए दर्दमंदों के दोस्त पंजाब की हालत देखो। चौपाल लाशों से अटा पड़ा है, चनाब लहू से भर गया है। किसी ने 5 दरियाओं में जहर मिला दिया है और यही पानी धरती को सींचने लगा है। इस जरखेज धरती से जहर फूट निकलता है। देखो सुर्खी कहां तक आ पहुंची और कहां तक आ पहुंचा और कहर कहां तक आ पहुंचा। फिर जहरीली हवा वन जंगलों में चलने लगी, उसने हर बांस की बांसुरी जैसे एक नाग बना दी। सॉरी, मुझे शायरी पढ़ने उतना अच्छे से नहीं आता, बस आप लोगों के लिए ये मैं लिख दिया हूं, हो सके तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेकिन ये एग्जाम के दृष्टि से नहीं है, एग्जाम में कभी पूछा नहीं गया। ठीक है, आप लोग बस मनोरंजन के लिए चलिए। तो अमृता प्रीतम के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, क्योंकि पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, एमसीक्यू में आपका। देखते थोड़ा सा इसको जूम करता हूं। यहाँ पर देखिए अमृता प्रीतम के बारे में अगर आप देखेंगे तो पंजाबी भाषा की एक प्रमुख
प्रमुख कवियत्री और कथाकार थी। ठीक है, अमृता प्रीतम जो है, जिसके जन्म 1919 ईस्वी को, इसकी मृत्यु 2005 को होती है, ये जो है पंजाबी भाषा की प्रमुख कवियत्री और कथाकार थी। साहित्यिक उपलब्धियों के लिए साहित्य अकादमी, पद्मश्री और ज्ञानपीठ पुरस्कार से जो है इसको सम्मानित किया गया था। बंटवारे के बाद ये जो है दिल्ली में रही। वह छोटा सा पॉइंट है। चलिए अब आगे चलते हैं 3 चुनौतियों के बारे के बाद। उसके बाद जो कराची यानी कि पाकिस्तान में 11 अगस्त 1947 को पाकिस्तान की संविधान सभा अध्यक्ष में भाषण दिया। कौन? मोहम्मद अली जिन्ना। समझिए क्या क्या भाषण देते हैं, भाषण में क्या क्या बोलते हैं उसको समझते हैं, क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो कराची में कब गया, कब? सबसे पहले तो क्वेश्चन पूछेगा कि मोहम्मद अली जिन्ना ने भाषण कब दिया था, तो 11 अगस्त 1947 को दिया था। कहां पर? कराची में, कराची जो कि पाकिस्तान में। ठीक है, और ये क्या कहा था? पाकिस्तान की संविधान सभा अध्यक्ष में भाषण दिया था। देखिए कहा था क्या कि बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक समुदायों की जटिलताओं को दूर करने के उद्देश्य से काम करना चाहिए। यहाँ अलग अलग समुदाय के लोग हैं। अगर मुसलमान पठान, पंजाबी, सिया और सुन्नी आदि में बटे हैं तो हिंदू भी ब्राह्मण, वैष्णव, खत्री तथा बंगाली, मद्रासी आदि समुदाय में बटे हैं। आप पाकिस्तान में आजाद हैं, आप मंदिर भी जा सकते हैं, मस्जिद भी जा सकते हैं या फिर किसी अन्य पूजा स्थल पर भी जा सकते हैं। आपका धर्म, जाति या विश्वास से राज्य को कुछ लेना देना नहीं है। यही भाषण जो है कौन दे रहे थे? मोहम्मद अली जिन्ना, जो कि पाकिस्तान में दे रहे थे। भाषण आपने समझा, बिल्कुल इसमें भलाई के बारे में बात की गई है, लोगों की, जनता की भलाई के बारे में बात की गई है इस भाषण में। बस आपको यही चीज लिख देना है कि भलाई क्या हो सकता है, बस वो भलाई को आपको लिख देना, ज्यादा रटना नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, जो कि जवाहरलाल नेहरू जो कि एक पत्र में कहते हैं, यानी कि मुख्यमंत्रियों को एक पत्र में कहते हैं। कब कहते हैं? 15 अक्टूबर 1947 को। डेट याद रखना बहुत जरूरी है। जवाहरलाल नेहरू मुख्यमंत्रियों के एक पत्र में कहते हैं, मुसलमानों की संख्या भारत में इतनी ज्यादा है कि वे चाहे तब भी यहां से कहीं नहीं जा सकते। मुसलमानों की संख्या भारत में इतनी ज्यादा है तो वो चाहे तब भी यहां से कहीं जा नहीं सकते। चाहे पाकिस्तान जितना उकसा दे या वहां के गैर मुस्लिमों का कितना भी अपमान करे या डराए, लेकिन यहाँ के अल्पसंख्यक के साथ सभ्यता और शालीनता के साथ पेश आना है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में हमें उन्हें नागरिक के अधिकार देने होंगे और उनकी रक्षा करनी होगी। हम इसमें अगर कामयाब नहीं होते हैं तो एक नासुर बन जाएगा जो पूरी राज व्यवस्था में जहर फैलाएगा। तो जवाहरलाल नेहरू जो कि मुख्यमंत्रियों के पत्र में ये बात कहते हैं। कब कहते हैं? 15 अगस्त 1947 को। स्क्रीनशॉट आप लोग यहाँ ले सकते हैं। अब देखिए द्विराष्ट्र की स्थापना, द्विराष्ट्र जो कि विभाजन के बाद विस्थापन और पुनर्वास जो कि द्विराष्ट्र की स्थापना हुई थी, इसको कौन सपोर्ट करता था, कौन इसके खिलाफ था, इसी चीज को पढ़ेंगे। द्विराष्ट्र का मतलब आप समझते हैं, एक पाकिस्तान और एक इंडिया, इसी को द्विराष्ट्र बोलते हैं। ठीक है, समझिए। विभाजन, विस्थापन और पुनर्वास, द्विराष्ट्र की स्थापना। 14-15 अगस्त 1947 को एक नहीं बल्कि 2 राष्ट्र भारत और पाकिस्तान अस्तित्व में आए। ठीक है, 14-15 अगस्त के 1947 को एक नहीं बल्कि 2 राष्ट्र, एक भारत और एक पाकिस्तान अस्तित्व में आए। ब्रिटिश इंडिया को भारत और पाकिस्तान के रूप में बांट दिया गया। ब्रिटिश इंडिया क्यों बोला गया? क्योंकि उस समय ब्रिटिश यहाँ पर शासन करते थे, इसीलिए ब्रिटिश इंडिया को 2 भागों में, एक भारत और एक पाकिस्तान के रूप में बांट दिया गया। समझिए। मुस्लिम लीग ने द्विराष्ट्र सिद्धांत की बात की थी। क्वेश्चन पूछा जाता है कि द्विराष्ट्र सिद्धांत को कौन लेके आया था, तो या तो आपको मुस्लिम लीग आंसर देना है या फिर आपको अली जिन्ना, ऑप्शन में जो रहेगा दोनों में से देना है। ऑब्जेक्टिव में, एमसीक्यू में आपको पूछा जाता है कि मुस्लिम लीग की सिद्धांत जो है ये कौन लेके आया था, तो मुस्लिम लीग ने। ठीक है, या फिर आपको अली जिन्ना लिखना है। तो देखिए मुस्लिम लीग ने द्विराष्ट्र सिद्धांत की बात की थी। इसके अनुसार भारत किसी एक कौम का नहीं, इसके अनुसार यानी कि मुस्लिम लीग के अनुसार भारत किसी एक धर्म का नहीं, एक कौम का नहीं, बल्कि हिंदू और मुसलमान नाम का 2 कौमों का था। इसीलिए इसको इस बात से दिक्कत थी और ये चाहते थे कि मुसलमानों के लिए एक अलग देश बनाना चाहिए जिससे वो पाकिस्तान की मांग उठ जाती है। समझ गए? तो ये एक अलग राष्ट्र चाहते थे, जिसके कारण जो है आज ऐसी हालत है। जैसे कि आप देख सकते हैं हमेशा लड़ाई वगैरह होती रहती है पाकिस्तान और भारत के बीच, यही कारण है। अगर आज एक होते तो मुझे लगता है कि ये जितने भी सैनिक में खर्च होते हैं, जितने भी चीजें होती हैं, बम वगैरह, ये वो, कश्मीर दिस दैट, जितने भी खर्च होते हैं सैनिकों में, जितने भी खर्च किए जाते हैं, ये व्यवस्था तो आज हम लोगों का अर्थव्यवस्था जो कई गुना ज्यादा होता। लेकिन ये मुस्लिम लीग, यही लोग की वजह से आज ये सब प्रॉब्लम हो रहा है। चलिए छोड़िए, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। देखिए कांग्रेस ने द्विराष्ट्र सिद्धांत का विरोध किया था। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसने द्विराष्ट्र सिद्धांत का विरोध किया था, तो आपको आंसर देना है कांग्रेस ने। ठीक है, तो कांग्रेस ने द्विराष्ट्र सिद्धांत का विरोध किया था, लेकिन 1940 के दशक में राजनीतिक मोर्चे पर कई बदलाव आए। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच राजनीतिक प्रतिस्पर्धा तथा ब्रिटिश शासन की भूमिका जैसी बातों का जोर रहा और अंततः पाकिस्तान की मांग जो है वो मान ली गई। समझ गए? तो राजनीतिक प्रतिस्पर्धा और ब्रिटिश शासन का भूमिका जो था, उस समय ब्रिटिश शासन था, जिसके कारण लास्ट में अंततः कांग्रेस को भी इस बात को माननी पड़ी। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा किसने उसको विरोध किया था, कांग्रेस ने। किसने इसको सपोर्ट किया था, मुस्लिम लीग ने। कौन लेके आया था, मुस्लिम लीग ने। मुस्लिम लीग अगर ऑप्शन में नहीं रहेगा तो आपको अली जिन्ना रहेगा, अली जिन्ना में आंसर लगाना। ठीक है, अब यहाँ पर एक पॉइंट देखिए, विभाजन के वक्त आई मुख्य समस्या, यानी कि जब बंटवारे हो रही थी, पाकिस्तान और इंडिया को जब अलग किया जा रहा था, तो उस समय क्या क्या समस्या आई, यही तो है बहुत बेसिक, यही आपको मजा आएगा और बहुत परेशानी भी होगी। देखिए क्या क्या हुआ था। जिस भूभाग को इंडिया के नाम से जाना जाता था
और उसे भारत और पाकिस्तान के नाम के दो देशों के बीच बांट दिया गया। विभाजन का आधार धार्मिक बहुसंख्यक को बनाया गया। समझ गए? तो जिस भूभाग को इंडिया के नाम से जाना जाता था उसको दो भागों में बांट दिया गया और विभाजन का जो धार्मिक आधार है, यानी कि विभाजन का जो आधार रखा गया कि विभाजन जो है किस आधार पर किया जाए, तो बहुसंख्यक के आधार पर, मतलब जहां मुसलमान ज्यादा हो वहां मतलब कि पाकिस्तान, और जहां हिंदू ज्यादा हो यानी कि जो अलग जाति है वो ज्यादा हो, यानी कि जहां मुसलमान ज्यादा हो वो पाकिस्तान। बेसिकली यही था। तो धार्मिक बहुसंख्यक को बनाया गया, मतलब जहां पर मुसलमान ज्यादा हो वो पाकिस्तान, और शेष यानी कि जो बच जाए वो जो है यहीं पे रह जाएगा। अब इसमें भी बहुत सारी समस्याएं आई थी, कई किस्म की कठिनाई आई थी। उस चीज को हम लोग देखते हैं एक एक पॉइंट करके, जो कि इस वीडियो में हम लोग बताएंगे। देखिए, सबसे पहली समस्या क्या थी। क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको इसी तरीके से आंसर देना जैसे मैं आपको कहानी से बता रहा हूँ। कहानी ही याद रहता है आपको, जो है डेट वगैरह सिर्फ आप एक जगह लिख लीजिए, कॉपी में लिख लीजिए क्या क्या कब हुआ था, बाकी कहानी को पूरा दिमाग में रखिए, कहानी दिमाग में रहेगा ही। ठीक है, तो देखिए, जब वो बोला गया कि जहां पर मुसलमान ज्यादा है उसको देश बनाया जाए, तो अब उस समय भी कई समस्याएं आई थी। कौन कौन सी समस्या आई थी देखते हैं। सबसे पहले, अब ब्रिटिश इंडिया में कोई भी ऐसा इलाका नहीं था जहां मुस्लिम ना हो, यानी कि पूरे इंडिया में कोई भी ऐसा इलाका ना था जहां मुस्लिम ना हो। ठीक है, पर दो जगह थी जहां मुस्लिम बहुसंख्यक थे, पर दो जगह थी जहां पर मुस्लिम जो है वो ज्यादा थे, लेकिन एक ऐसा इलाका नहीं था जहां पर मुस्लिम ना हो। मुस्लिम था, थोड़ा बहुत था, लेकिन दो जगह ऐसी थी जहां पर मुस्लिम जो है वो ज्यादा थी। एक था आपका पश्चिम, एक था आपका पूर्वी, एक पश्चिम और एक पूर्वी। यहां भी एक समस्या था, ऐसा कोई भी तरीका ना था जिससे कि इन दोनों इलाकों को एक साथ एक जगह कर दिया जाए, पूर्वी और पश्चिम को एक जगह कर दिया जाए, ऐसा कोई भी तरीका नहीं था। फिर यहां पर यह फैसला हुआ कि पाकिस्तान में दो इलाके शामिल होंगे, पश्चिम पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान। पाकिस्तान में टोटल दो इलाके शामिल होंगे, एक पश्चिम पाकिस्तान और एक पूर्वी पाकिस्तान, और इनके बीच यानी कि इनके बीच भारत का एक बड़ा भूभाग रहेगा। यह फैसला होने के बाद फिर एक समस्या जन्म लेता है, समस्या के अंदर समस्या, समझ गए? तो फिर एक फैसला होता है कि पाकिस्तान और पाकिस्तान अलग रहेगा, और ये आपका जो है ये पूर्वी पाकिस्तान जो कि अभी बांग्लादेश है ये अलग रहेगा, और बीच में जो है एक बहुत बड़ा भूभाग जो कि भारत का रहेगा। ठीक है, इसमें भी एक समस्या जन्म लेता है, उस चीज को देखेंगे। पहले देखिए दूसरा समस्या। अब ऐसा भी नहीं था कि सभी लोग यानी कि सभी मुस्लिम समुदाय के सभी लोग पाकिस्तान जाना चाहते थे। एक एग्जांपल यहाँ पर दिया है खान अब्दुल गफ्फार के बारे में, जो कि आपको जानना जरूरी है, इसके बारे में पूछा गया है। तो तो अब यहाँ पर एक समस्या ये आती है कि अब ऐसा भी नहीं था कि सभी लोग यानी कि जितने भी मुस्लिम लोग थे भारत में वो सभी पाकिस्तान जाना चाहते थे, जिसमें से एग्जांपल लिया गया है खान अब्दुल गफ्फार खान के बारे में। खान अब्दुल गफ्फार खान, पहले नाम देख लीजिए, खान अब्दुल गफ्फार खान। एक बार चेक कर लेते, वॉइस क्वालिटी वीडियो क्वालिटी सब सही आ रही है, चलिए बहुत अच्छी है। खान अब्दुल गफ्फार खान जो कि पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत के निर्विवाद नेता थे। उनकी प्रसिद्ध सीमांत गांधी के रूप में थी, अजय उसका प्रसिद्ध सीमांत जो है वो गांधी के रूप में थी। वो गांधी के बहुत बड़े फॉलोअर थे, अनुयायी थे। देखिए, यह द्विराज सिद्धांत के एकदम खिलाफ थे। ये जो द्विराज सिद्धांत था, ये जो अब्दुल गफ्फार खान है, इस चीज के बहुत ही ज्यादा खिलाफ थे, समझ गए? इसकी बात अनदेखी करके पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत को पाकिस्तान में शामिल मान लिया गया, और इसकी बात को नहीं माना गया था क्योंकि ये इसका एग्जाम्पल इसलिए लिया गया, क्वेश्चन में आपको पूछा जाता है कि कौन थे वो जिसका बात को नहीं माना गया था, तो पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत को पाकिस्तान में शामिल कर लिया गया। ठीक है, तो अब ऐसा भी नहीं था कि सभी लोग मुस्लिम मतलब सभी मुस्लिम लोग जो कि पाकिस्तान जाना चाहते थे, जैसे कि मैंने एक आदमी का आपको एग्जाम्पल दिया। अब तीसरी समस्या क्या थी? तीसरी समस्या जो कि और भी भयंकर थी, समझिए। देखिए, ब्रिटिश इंडिया के मुस्लिम बहुल, जिसको हम लोग बोलते हैं मुस्लिम मेजोरिटी, यानी कि जहां पर मुस्लिम की आबादी ज्यादा थी, तो ब्रिटिश इंडिया के मुस्लिम बहुल प्रांत पंजाब और बंगाल में कई हिस्से ऐसे थे जहां गैर मुस्लिम ज्यादा थे। या वहां तो मुस्लिम थे, मुस्लिम बहुल थे, लेकिन वहां पर भी कई हिस्से, यानी कि मान लेते हैं कि अगर आपका राज्य है, एक आपका डिस्ट्रिक्ट है, जिला है, तो जिला के अंदर मान लेते हैं जिला के अंदर भले ही 70% क्या कहता है ये है मतलब मुस्लिम है, लेकिन जिला में कोई ऐसा तो हिस्सा होगा जहां पर सिर्फ हिंदू ही हिंदू होगा, यानी कि कोई मतलब मुस्लिम के अलावा कोई और दूसरा जाति होगा, ऐसा तो होगा। तो वही चीज कह रहा है कि ब्रिटिश इंडिया के मुस्लिम बहुल मेजोरिटी प्रांत में पंजाब और बंगाल में कई हिस्से ऐसे थे, यानी कि पंजाब और बंगाल राज्य के अंदर कई हिस्से ऐसे थे जहां पर मुस्लिम जो है वो ज्यादा थे। फिर फैसला हुआ कि बंटवारा जो है वो धार्मिक बहुसंख्यक के आधार पर होगा। फिर फैसला होता है कि बंटवारा जो है वो धार्मिक बहुसंख्यक यानी कि धर्म के मतलब कि जिसकी संख्या ज्यादा है उसी के आधार पर बंटवारा होगा। लेकिन 14-15 अगस्त 1947 को मध्य रात्रि तक ये फैसला नहीं हो पाया। 14-15 अगस्त जिस दिन आजादी हुई थी उस दिन तक ये फैसला नहीं हो पाया। इसका मतलब आजादी के दिन तक लोगों को यह भी पता नहीं था कि वो पाकिस्तान में है या भारत में, यानी कि वो भारत में है या पाकिस्तान में। आजादी के दिन तक लोगों को यह भी पता नहीं था। अब चौथी समस्या समझिए। पाकिस्तान में लाखों की संख्या में हिंदू और सिख आबादी थी। पाकिस्तान में, जो कि अभी पाकिस्तान है, पाकिस्तान में लाखों की संख्या में हिंदू और सिख की आबादी थी। ऐसे ही भारत के पंजाब और बंगाल में लाखों की संख्या में मुस्लिम थे। दिल्ली और भी कई इलाके में मुस्लिम लाखों की संख्या में थी। इन लोगों का हालत ऐसा हो गया था, ऐसा हुआ कि जहां सदियों से उनके पुरखे
उनके पीढ़ी दर पीढ़ी रहते थे, आबाद रहा, उसी जमीन पर वो विदेशी बन गए। इनका हालत कुछ ऐसा हो गया था जहां पर वो सदियों से, कई सालों से, कई वर्षों से रह रहे थे, लेकिन अब वहीं पे वो विदेशी बन जाते हैं। दोनों तरफ के अल्पसंख्यकों, यानी कि जहां पर अल्पसंख्यक ज्यादा है, दोनों तरफ यानी पाकिस्तान और इंडिया दोनों तरफ के अल्पसंख्यकों पर, यानी कि जो लोग कम होते हैं उनको अल्पसंख्यक बोला जाता है, जिसकी संख्या कम होती है, उन पर जो है हमले होने लगे। यह स्थिति भयंकर रूप धारण करने जा रही थी, क्योंकि इसका समाधान के लिए कोई भी योजना, कोई भी प्लानिंग नहीं किया गया था, और बहुत ही जल्द यह हिंसा नियंत्रण से बाहर हो गया, कंट्रोल से बाहर हो गया, सरकार के कंट्रोल से बाहर हो गया। अब एकमात्र यही रास्ता था कि सभी लोग अपने घर को छोड़ करके वहां से निकल जाए, बस एक यही रास्ता बच गया था। तो टोटल मैंने आपको 4 समस्या क्या बनाया, बहुत ही मजेदार के साथ। विभाजन के वक्त जो आई मुख्य समस्या थी उसके बारे में मैंने आपको बताया। अब यहां पर देखिए विभाजन के परिणाम, ये समस्या थी, क्या क्या समस्या मैंने समझ गया। अब विभाजन का परिणाम क्या क्या हुआ, उनका सजा यानी कि परिणाम, जो भी आपको बोलना है क्या क्या हुआ उसको समझते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। विभाजन के परिणाम के बारे में समझते हैं। बड़े पैमाने पर लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान में मजबूरन जाना पड़ा था। बड़े पैमाने पर लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान में मजबूरन जाना पड़ा। यह दुख से भरा हुआ था। बड़े पैमाने पर जो नहीं जाना चाहते थे उसको भी जाना पड़ा। जो लोग सोचे थे नहीं मेरा यहाँ पर पूरा खानदान है, मेरा जमीन है, जायदाद है, फिर भी उसको जाना पड़ा। एक समुदाय के लोगों ने दूसरे समुदाय के लोगों को सिर्फ धर्म के नाम पर मारा। लोग बड़े पैमाने पर हिंसा का शिकार हुए। ठीक है, एक समुदाय के लोगों ने दूसरे समुदाय के लोगों को सिर्फ धर्म के नाम पर मारा और लोग इसके कारण बहुत बड़े पैमाने पर हिंसा के शिकार हुए थे। लाहौर, अमृतसर कोलकाता जैसे शहर सांप्रदायिक अखाड़े, जिसको बोलते हैं कम्युनिकल एरेंसी में बदल गए। लाहौर, अमृतसर और कोलकाता जैसे शहर जो है वो सांप्रदायिक अखाड़े, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कम्युनल एरेंसी में बदल गया। जिन इलाकों में मुस्लिम ज्यादा थे वहां हिंदू अथवा सिख जाना छोड़ दिया, और वैसे ही जिन इलाकों में हिंदू अथवा सिख ज्यादा थे वहां मुस्लिम जाना छोड़ दिया। दोनों ही तरफ के अल्पसंख्यक को अक्सर अस्थायी तौर पर शरणार्थी शिविरों में पनाह लेनी पड़ी। अस्थायी शरणार्थी, समझ रहे हैं, शरणार्थी शिविरों पर पनाह लेनी पड़ी थी अस्थायी तौर पर, यानी कि टेम्परेरी, ये परमानेंट नहीं, समझ गए। वहीं की पुलिस अथवा उसके वतन के पुलिस अथवा प्रशासन अब इन लोगों के साथ बुरा बर्ताव कर रहा था। यानी कि जो लोग थे, जो लोग पुलिस से जान पहचान थी, अब वहीं की पुलिस जो थी उन लोगों के साथ बुरा बर्ताव कर रहा था। दोनों तरफ हजारों की तादाद में औरतों को अगवा किया और उन्हें जबरन शादी करनी पड़ी, और उसे अगवा करने के बाद उसका धर्म को अपनाना पड़ा। यानी कि जो उसको अगवा कर लिया था, जो उसके साथ शादी किया, उसी को जबरन शादी किया, और जबरन शादी करने के बाद उसी का धर्म को अपनाना पड़ा। ठीक है, अपने कुल की इज्जत, यानी कि अपने इज्जत को बचाने के खातिर, अपने टोटल रिस्पेक्ट को बचाने के खातिर नाम पर बहु बेटियों को मार डाला। बच्चे अपने माँ बाप से अलग हो गए। वित्तीय संपदा के साथ साथ टेबल, कुर्सी, टाइपराइटर और पुलिस वाद्य यंत्रों तक का बंटवारा हुआ। सरकार और रेलवे के कर्मचारी का भी बंटवारा हुआ। समझ रहे, टेबल, कुर्सी, टाइपराइटर, पुलिस के वाद्य यंत्रों तक का बंटवारा हुआ। सरकारी और रेलवे कर्मचारी की भी बंटवारा हुआ। तो कुछ इस प्रकार का दोस्तों विभाजन के बाद, यानी कि जब बंटवारे के बाद ये परिणाम हुए थे, जो कि मैंने आपको बताया। उम्मीद करते हैं आप लोग ये जो है अच्छे से स्क्रीनशॉट वगैरह लेते हुए चलते जाएंगे, क्योंकि सभी इंपॉर्टेंट है। एक यहाँ पर नोट देखिए, बहुत ही है, वीडियो देखते पहले कितना लंबी बनी है। चलिए 27 मिनट की बन चुकी है। थोड़ा सा और इंपॉर्टेंट एक पॉइंट देख लीजिए। देखिए नोट, लगभग 80 लाख लोगों को अपना घर बार छोड़कर सीमा पर जाना पड़ा था। ऑब्जेक्टिव में आपको पूछा जा सकता है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लगभग 80 लाख लोगों को अपना घर बार छोड़कर सीमा पर जाना पड़ा था। विभाजन के दौरान हुई हिंसा में लगभग 5 से 10 लाख लोगों ने जान गंवाई थी। विभाजन के दौरान बड़ी संख्या में मुस्लिम आबादी चली गई, लेकिन फिर भी 1951 के वक्त भारत की कुल आबादी 12% मुसलमान थे। समझ गए, तो 80 लाख लोगों को जो है अपना घर बार छोड़ करके सीमा जो है पार करना, यानी कि बॉर्डर पार करना पड़ा था। और विभाजन के दौरान जो हुई हिंसा थी उसमें लगभग 5 से 10 लाख लोगों की जान गई थी। उसके बाद विभाजन के दौरान जो बड़ी संख्या में मुस्लिम आबादी चली गई, लेकिन फिर भी 1951 में जब सर्वे किया गया, जनगणना किया गया, तो उसमें 12% मुसलमान अभी भी भारत में थे। अब एक महात्मा गांधी के बारे में पढ़ लेते हैं, उसके बाद ये चैप्टर को हम लोग यहाँ पर आज खत्म कर देंगे। उसके बाद जो आपका रजवाड़ों का विलय है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको पार्ट 2 में आएगा। आपका रजवाड़ों का विलय हो गया, आपका रजवाड़ों की समस्या, हैदराबाद का विलय। विलय का मतलब एकजुट करना, यानी कि अपने में मिलाना, यानी कि भारत जो है विलय करना चाहते थे भारत संघ में, यानी कि हैदराबाद जो कि अलग अपना देश बनाना चाहता था, उधर मणिपुर अलग बनाना चाहता था, सबको एक करना, उसी को विलय बोला जाता। ठीक है, तो ये रजवाड़ों का विलय, हैदराबाद के विलय, सरदार पटेल की भूमिका, हैदराबाद का विलय, इन सभी चीजों को हम लोग कल की वीडियो में जानेंगे। आज हम लोग थोड़ा महात्मा गांधी के बारे में पढ़ लेते हैं और चैप्टर को हम लोग फिर आज की इस वीडियो को समाप्त करते हैं। ठीक है, महात्मा गांधी बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है, मतलब महान तो है ही, वो नहीं बता रहा हूँ, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप समझिए इसके बारे में क्या क्या दिया गया है। देखिए, महात्मा गांधी ने आजादी के दिन 15 अगस्त 1947 को किसी भी जश्न में भाग
नहीं लिया। उस दिन वो कोलकाता में थे जहां पर हिंदुओं और मुसलमानों के बीच भयंकर दंगे हुए थे। महात्मा गांधी जो है 15 अगस्त 1947 को जबकि देश की आजादी हुई थी, लेकिन वो कोई भी जश्न में भाग नहीं लेते हैं। वो कोलकाता में रहते हैं जहां पर हिंदुओं और मुसलमानों के बीच बहुत भयंकर हिंसा होती है, दंगे होते हैं। इन सभी चीजों को देखकर दिल टूट गया था। वो कहते हैं उसका दिल टूट गया था। किसका? महात्मा गांधी जी का। अहिंसा और सत्याग्रह जैसी चीजों को वो चला रहे थे। एक अहिंसा और सत्याग्रह के जिन सिद्धांतों के लिए अपना जीवन वो समर्पित कर दिए, वो चीज अब खत्म हो रहा था। गांधी जी ने मुसलमानों और हिंदुओं से कहा कि हिंसा के ये रास्ता छोड़ दो, और कुछ हद तक स्थिति सुधरी भी। जब गांधी जी ने ये बात कहा, मुसलमानों और हिंदुओं से कहा कि अब हिंसा के रास्ता को छोड़ दो, तो ये कुछ हद तक स्थिति सुधरी भी, लेकिन फिर भी दंगे शुरू हो गए। फिर गांधी जी अमन कायम करने के लिए उपवास पर बैठ गए, और ये उपवास जो है उसका आखिरी उपवास था। ठीक है, इसके बाद वो अगले महीने दिल्ली पहुंचे। वहां भी भयानक रूप से दंगा हो रही थी। गांधी जी को लग रहा था कि भारत सरकार पाकिस्तान को देखकर, सॉरी वो आखिरी उपवास नहीं था, एक और उपवास हुआ था, पहले समझते हैं, सॉरी। इसके बाद वो अगले महीने जो है दिल्ली पहुंचते हैं। वहां भी भयानक रूप से दंगा हो रही थी। गांधी जी को लग रहा था कि भारत सरकार पाकिस्तान को देखकर यहाँ कुछ कर ना दे, यानी कि पाकिस्तान जो अलग अलग अन्याय कर रहा था, तो ऐसा लग रहा था गांधी जी की भारत सरकार भी पाकिस्तान को देखकर कुछ ऐसा उल्टा सीधा ना कर दे। इस बात से वो नाखुश थे। इन सभी चीजों को देखकर उन्होंने 1948 की जनवरी में एक बार फिर उपवास रखना शुरू किया। कब? या ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अंतिम उपवास को कब रखा था? 1948 को जनवरी में। 1948 को जनवरी में फिर उपवास रखना शुरू किया, और यह उसका अंतिम उपवास साबित हुआ। कोलकाता की तरह यहाँ पर भी गांधी जी का उपवास का जादुई असर हुआ। ऐसा नहीं था कि सभी लोग दंगा चाहते थे। कुछ लोग जो कि हिंदू राष्ट्र चाहते थे, जो लोग हिंदू राष्ट्र चाहते थे, बस वही लोग अभी भी दंगा कर रहे थे। और इसी बात को लेकर के, यानी कि हिंदू राष्ट्र की इसी बात को लेकर के कई बार गांधी जी पर हमला भी किए थे। बस इतना जीत पकड़ लिए थे कि इसी बात को लेकर के गांधी जी पर, जो कि राष्ट्रपिता थे, उस पर कई बार हमला कर चुके थे। समझ गए? अंत में वह दिन आ गया जब गांधी जी को एक हिंदू अतिवादी नाथुराम विनायक गॉडसे, किसने मारा था गांधी जी को? नाथुराम विनायक गॉडसे, जो कि 30 जनवरी 1948 के दिन संध्याकालीन प्रार्थना के समय उनकी तरफ चलता हुआ आया, नजदीक पहुंचा और उसके गांधी जी पर 3 गोलियां चला दी। 3 गोलियां। तो क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है। वैसे मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार का क्वेश्चन पूछेगा, बस इतना नाथुराम गॉडसे ने गांधी जी को मारा था, इतना ही पूछता है, लेकिन जानकारी के लिए बता दिए 30 जनवरी 1948 के दिन संध्याकालीन प्रार्थना के समय उनकी तरफ चलता हुआ एक बेकार नाथुराम विनायक गॉडसे वो आते हैं और इस पर 3 गोली चला देते हैं। समझ गए? ये हिंदू राष्ट्र के थे, हिंदू अतिवादी नाथुराम थे। समझ गए? अब देखिए 3 गोलियां चलाई और गांधी जी कुछ ही पल में उसकी मृत्यु हो गई। इसका असर यह हुआ कि सब कुछ अब शांत हो गया, सब कुछ सही हो गया गांधी जी की मृत्यु से, और हिंसा जो है वो खत्म हो गया। तो दोस्तों आज का चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। गांधी जी एक बहुत ही महान व्यक्ति थे। अगर आपको इसके बारे में जानना है तो यूट्यूब वगैरह में, गूगल वगैरह में सर्च कीजिए, जानिए। बहुत ही राष्ट्रपिता थे। इन्हीं के नाम से भारत को जाना जाता है, गांधी जी जैसे बड़े नेता की वजह से। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, कल के पार्ट 2 में जो है रजवाड़ों का विलय, उसके बाद जितना भी विलय है, कोशिश करेंगे चैप्टर को पूरा समाप्त करने का। टोटल 15 पेज का इस चैप्टर है, तो इस चैप्टर को हम लोग समाप्त करने का कोशिश करेंगे पार्ट 2 में। तो कल का वीडियो जरूर दीजिएगा, कल भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारा क्वेश्चन होगा। अगर अभी तक वीडियो को आप लोग लाइक नहीं किए तो बहुत कंजूसी कर रहे हैं। देखिए आप लोगों के लिए मेहनत करते हैं, इससे पता चलता है कि हम लोग कितना मेहनत करते हैं। लाइक करने पर ही पता चलता है कि आप लोग भी हम लोग का सपोर्टिव है। और प्लीज शेयर करेंगे, इस तरह का कंटेंट दोस्तों आपको यूट्यूब में कहीं नहीं मिलेगा, इसलिए अपने दोस्तों को शेयर करेंगे ताकि वो भी इस तरीके की जानकारी रखे। जानकारी रखना कोई गलत बात नहीं है, इसलिए प्लीज व्हाट्सएप ग्रुप में जहां भी हो सके शेयर कीजिए, हमारे मनोबल इच्छा को बढ़ाइए। और चैनल पर पहली बार आए, अगर जो भी बच्चे पहली बार जुड़े हैं, जो भी साथ पहली बार जुड़े हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको पूर्ण तरीके से कंप्लीट आर्ट्स की तैयारी कराई जाती है। चलिए फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। आज का जो वीडियो है ना वो काफी लंबा बन गया। चलिए थैंक यू।